गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हमने अभी जो देखा था वो ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका देखा था। अब हमें उसी को शहरी क्षेत्र में देखना है। मतलब ग्रामीण के लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे मजदूर हैं, कैसे क्या सब्ज़ी बेचते हैं, वो देखा था हमने। उनकी दिनचर्या देखी थी। मतलब अब हम इस वाले चैप्टर में शहर के बारे में देखेंगे, शहरी लोगों के बारे में देखेंगे। शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसी है, लोग क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये देखेंगे। जैसे उस पिक्चर्स में दिखाया गया था ग्रामीण क्षेत्र में, ये उसको इससे कंपेयर करके देखो। जैसे वो गांव था तो वो गांव के हिसाब से उसका पिक्चर्स बनाया हुआ था। ये शहर है तो शहर के हिसाब से इसका बनाया हुआ है। इस पिक्चर्स को उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गांव के जीवन कैसे बिताते हैं लोग और शहर के लोग कैसे जीवन बिताते हैं। शहरी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे अब हम। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखिए कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, वे नौकरी क्या करते हैं, वे अपना रोज़गार में क्या कैसे लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। चलो, सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल। सबने सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें और उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के डबक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपने काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन और चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहां से 2 किलोमीटर पर था। एक पिक्चर्स में दिखाया गया है कि बच्चू मांझी एक रिक्शे वाला है। मैं एक बिहार के एक गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। रिक्शे वाला कह रहा है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती थी परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं। ग्राहक जहां से भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें मैं 100 से 150 रुपये किराए पर खर्च कर देता हूँ, खाने पर खर्च कर देता हूँ। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। अभी जो हमने रिक्शे वाले की कहानी देखी है उस पर ये क्वेश्चन बना है कि बच्चू मांझी कौन था? रिक्शे वाला था। शहर क्यों आया था? तो वो जो गांव में मिस्त्री का काम करता था, गांव में मिस्त्री का काम नहीं था तो इसलिए वो शहर आया। और वो किस लिए आया? उसके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उसने पैसे कमाने के लिए आया। बच्चों अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो गांव में रहते हैं और ये शहर में रहता है पैसा कमाने के लिए। शहर महंगाई में है इसलिए वो अकेला रहता है, ऐसा लिख सकते हैं हम।
ये क्वेश्चन है, ये आप पढ़ो और कोशिश करो कि अच्छे से अपने दिमाग में इसका आंसर फॉर्मेट कर पाओ। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हुए चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वयं रोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती है, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर कभी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कोई ऐसी भी जगह है जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर ठेलों के सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने में अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों के आवागमन भी सहज रूप से हो पाएंगे। ऐसा सुझाव है कि शहर कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखें जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। अब जब हम बाज़ार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, चप्पल, कपड़े, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक भी था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। अब बड़ी दुकान में एक हरप्रीत की कहानी है। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे इतवार को और त्योहारों के समय में, और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हम कई चीज़ों करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले ली। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे से नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रख सकते हैं। यह पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि सेवाएं देती हैं। अभी हमने कपड़े के शोरूम के बारे में पढ़ा है बाज़ारों में। अब उसके बाद हम फैक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है,
जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर बस स्टॉप पर लोग खड़े ही जा रहे थे, चढ़ते ही जा रहे थे और कई उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह, जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेकिन हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी ही बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तय कर कर लगाए जा रहे थे। ये बताया हुआ है लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर ऐसे लोगों का इंतज़ार करते हुए बैठे रहते। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे शहरों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है तो रात 10 बजे तक काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उसे इतवार को भी काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम होता है तो उसे इतवार को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के लिए 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के लिए मिल जाता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों को संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों को काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं है। निर्मला की तरह दूसरों की भी नौकरियां स्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करवाने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। अब दफ्तर की बारी है। अभी हमने फैक्ट्री के बारे में पढ़ा। अब इसमें भी ये कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये आप करने की कोशिश करिएगा। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए हम ऑटो रिक्शा ले लिया जिसमें हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेता सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और इसे भुगतान पर इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनके निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा,
और बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों पर उन्हें छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन भी मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी को उनके परिवारजनों के इलाज का खर्च उठा। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारियों को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं। जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर पाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। और अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गईं। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर के इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उनसे बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करने की कोशिश करिएगा और इस पे अपनी समझ को ऐसे विकसित करिएगा जैसे हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को सोच रहे हैं, ना कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसको करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने ग्रामीण जीविका पढ़ी, अब शहरी पढ़ ली है। ये चैप्टर्स लास्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी में। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। ये पूरी बुक का PDF मैं उस पर डाल दूँगी, तो उस पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा ऑल स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं जो मैंने उस पर डाली हुई है, और भी जो बच रही हैं वो भी मैं डाल दूँगी। PYQ वगैरह भी डाल दूँगी। जिसको जो ज़रूरत हो वो उस पर से देख लेना। मिलते हैं अगली चैप्टर में, अगली क्लास की अगले चैप्टर्स में। 7th क्लास की जो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय।